आज एबी न्यूज़ की टीम रमाकांत तिवारी क्षितिज जी के साथ है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। बांद्रा में तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति के बीच में ये पुरस्कार दिया गया है। आज हम इनके व्यक्तिगत जीवन, लेखन के विषय में तथा अन्य कई पहलुओं पर इनके साथ में बातचीत करेंगे। आपको बता दें, जीवन संघर्ष नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें कहानियों का संग्रह है। आशुतोष राणा, अनूप जलोटा, चित्रा मुगदल और इस तरह की तमाम विभूतियों की उपस्थिति में इन्हें बांद्रा में पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले तो क्षितिज जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। दूसरा, सबसे पहला जो हमारा सवाल है, एबी न्यूज़ का जो सबसे पहला सवाल है, रमाकांत तिवारी क्षितिज, क्षितिज टाइटल लगाने का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो मैं एबी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझ जैसे व्यक्ति पर भी ध्यान रखते हैं। और उसके पहले मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, उसके कार्याध्यक्ष डॉक्टर सीता प्रसाद दुबे जी और उनके टीम जो उसके सदस्य हैं, साथ ही साथ मेरे जो कल्याण के मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, और इसी के साथ अमेठी के जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन सबके स्नेह और प्रेम के कारण ही मुझे यह पुरस्कार मिला है और उन्हीं सबकी प्रेरणा से ये सब मैं लिखता हूँ। एक बार फिर से आपकी पूरी टीम का शुक्रिया करना चाहूँगा। और जहाँ तक क्षितिज का सवाल आपने किया कि क्षितिज नाम क्यों है, व्यक्तिगत आपने बात पूछी है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सारा संसार है क्षितिज की तरह है। अब क्षितिज की तरह वो इस तरह है कि जहाँ धरती और आसमान आपस में एक दूसरे से मिलते हुए दिखते हैं, उसी को हम क्षितिज कहते हैं। सच्चाई ये है कि हम कहते हैं कि जो आँखों से दिखे सच होता है, लेकिन क्षितिज सच नहीं होता, दिखता है लेकिन होता नहीं है। और क्षितिज की एक खासियत और है कि हर व्यक्ति का अपना अपना क्षितिज है। जैसे हम लोग इस समय कल्याण में बैठे हैं तो हमारा क्षितिज यहीं आसपास है, कोई अमेरिका लंदन में है तो उसका क्षितिज वहाँ है। और क्षितिज के जितना करीब जाए क्षितिज उतना दूर हो जाता है। जीवन भी कुछ इसी तरह है, जो हमें मिलता है हमें लगता है कि ये मिल जाए तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर लगता है कि थोड़ी दूरी फिर से हो गई। तो क्षितिज इसी तरह है। तो मुझे लगता है जीवन जो है मनुष्य का क्षितिज की तरह है, तो इसलिए मैंने अपना उपनाम जो है क्षितिज रखा है और उसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं, फिर भी होने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, हाँ जी, कि जहाँ पे रहें उसी के हिसाब से अपने को ढालें, उसी के हिसाब से ढालें। और सच्चाई ये है कि जैसे हम, चूँकि मैं थोड़ा अध्यात्म में रुचि रखता हूँ, तो सच्चाई तो ये है कि संसार में ईश्वर के सिवा और कुछ है नहीं, हम सब भी उसके स्वरूप ही हैं। तो हम हैं नहीं, फिर भी मान लेते हैं कि आप मिश्रा जी हैं, मैं क्षितिज हूँ, रमाकांत हूँ। असलियत में हम ये हैं नहीं, ये हमारा शरीर है जिसका नाम है, उसका नाम ये रमाकांत क्षितिज शरीर का नाम है। मैं जो हूँ वो रमाकांत नहीं, ये आप मिश्रा जी, हजारों लाखों मिश्रा हैं देश में, तो आप कुछ और हैं। तो इस तरह से क्षितिज जो है वो सब में है और सबका है, और सबका होकर भी किसी का नहीं है। तो ईश्वर भी सब में है, सबका है, और वो तभी होगा जब उसे फील आप कर सकते हैं। क्षितिज जैसे आंखों से दिख रहा है, उसे आप महसूस करें, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और नज़दीक जाएंगे पहाड़ के पीछे क्षितिज दिख रहा है, लेकिन जाएंगे तो दूर हो जाएगा। लेकिन जब उस पहाड़ को अपने भीतर महसूस कर लेंगे, जिन आँखों से देख रहे हैं, वो जो चित्र बन रहा है आँखों में बन रहा है पहाड़ का। जैसे इस समय मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे आँख में इस पटल पर ये चित्र निर्मित हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे ही क्षितिज को हम आँखों से देखते हैं लेकिन होता नहीं है। तो जीवन कुछ कुछ इसी तरह है, तो इसलिए क्षितिज नाम रखा कि ये ईश्वर का भी एक तरह से परिचायक है, उस नाम का भी। क्षितिज जी, एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो देखा गया है कि आपकी पुस्तकों का विमोचन कभी श्मशान भूमि में, कभी संगम तट पे, कभी समुद्र के बीच में। अभी जिस पुस्तक के लिए आपको पुरस्कार मिला है उसका विमोचन आपने श्मशान भूमि में किया। क्या है इसके पीछे, क्या उद्देश्य था? ऐसा है कि अलग अलग जो विमोचन हो जाते हैं, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, कि मैं ऐसा समझता हूँ कि संसार में कोई करता नहीं, सारा जो करने वाला है वो ईश्वरी है, आप उसे किसी भी रूप में माने।
तो मैं करता हूँ, पहली बात तो ये, मैं इस बात को नहीं कहता कि मैं करता हूँ, मुझसे कोई करवाता है, वो कोई ईश्वर ही है, मैं उन्हें कान्हा रूप में मानता हूँ। तो चूँकि जो ये किताब है इसमें 10 कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ ज़्यादातर मुंबई आसपास के जो चरित्र हैं उनसे जुड़ी हैं, कुछ कहानियाँ गांव से जुड़ी हैं। उसका जो शीर्षक था जीवन संघर्ष, तो मन में आया कि स्थूल शरीर जो हमारा है, फिजिकल जो बॉडी है, इसका अंत कहाँ होता है? तो उत्तर मिला कि शमशान भूमि में होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि जब जीवन का जो संघर्ष है स्थूल शरीर का शमशान भूमि में होता है तो वहाँ क्यों ना किया जाए। फिर बाद में थोड़ा सा मन में ये भी आया, चूँकि पुस्तक की बात है, कोई विरोध ना करे, कोई इसे पवित्रता वगैरह से ना देखे और या पवित्रता से, तो मैंने इस पर जब थोड़ा सा चिंतन किया और किसी से थोड़ी मदद ली तो मुझे गरुड़ पुराण में इसका एक समाधान भी मिला। गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, वो मुझे तो ठीक से श्लोक नहीं याद है, लेकिन उसका सामान्य अर्थ है कि शमशान भूमि, बहुत बड़ी बीमारी, स्त्री से संबंध, ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर मनुष्य को स्वयं ज्ञान होता है, उससे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शमशान भूमि में चूँकि स्वयं ज्ञान होता है तो जहाँ ज्ञान है वहाँ सरस्वती है, और जहाँ सरस्वती है, सरस्वती की प्रतीक ये किताबें हैं। तो मेरे मन में आया कि चूँकि सरस्वती की प्रतीक किताबें हैं तो वहाँ क्यों ना इसका विमोचन किया जाए। और उस समय कोरोना वही जा रहा था, सारे लोग मास्क लगाकर वहाँ पर विमोचन हुआ था और उस विमोचन में हमने किसी को विशिष्ट अतिथि भी नहीं बनाया था। जो शमशान भूमि का मुख्य कर्ता धर्ता है उसी के हाथों इसका विमोचन कराया गया था और उसका सिर्फ यही रीज़न था कि शमशान भूमि कोई अपवित्र जगह नहीं है, शमशान भूमि कोई अपवित्र चीज़ नहीं है। और वहीं पर जब जहाँ सबको जाना है वो अपवित्र कैसे हो सकती है, और अगर वो अपवित्र है तो वहाँ की भस्म शिव कैसे लगाते हैं? तो जहाँ की भस्म को शिव लगाए उससे पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती। तो इसलिए शमशान भूमि में विमोचन किया था। और एक किताब जिसका आपने जिक्र किया कि संगम तट पर नाव के ऊपर, उसका कारण ये था कि उस किताब का शीर्षक इत्तेफाक से काश 8वीं संतान लड़की होती था, कविता संग्रह था। तो ऐसे मेरे मन में आया कि मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, तो बचपन से सुन रहा हूँ कि गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, सरस्वती वहाँ अदृश्य रूप में है। तो ऐसे ही विचार आया कि जहाँ सरस्वती हैं वहाँ विमोचन क्यों ना हो। तो हम लोग वहाँ गए और नाव को बुक किया और उस पर मंच बनाकर वहाँ विमोचन किया गया। और चूँकि अमेठी का हूँ, संगम के पास का हूँ और वहाँ सरस्वती अदृश्य रूप में हैं, तो इसलिए वहाँ विमोचन किया था। और तीसरा जो आपने एक पूछा, समुद्र में एक विमोचन किया है, अभी एक हाल ही में पुस्तक आई है, तो उसका समुद्र में विमोचन करने के पीछे एक उद्देश्य था कि चूँकि वो किताब विवाह से संबंधित थी, पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि कोई विवाह की निमंत्रण पत्रिका पुस्तक के रूप में है। उसमें अवधि में हिंदी में विवाह संस्कार से जुड़ी बहुत सारी रीति रिवाज परंपराओं की जानकारी है और साथ ही साथ पिता माता बेटी इन सब रिश्तों पर कुछ कविताएँ हैं। और चूँकि मैंने ऐसा सुना है, बहुत इस क्षेत्र का मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन पौराणिक कथाओं में सुना है कि संसार में जो कुछ है ये समुद्र मंथन से मिली हुई चीज़ों से बना है। जब देव दानव ही ब्रह्मांड में थे और उन्हें लगा कि सृष्टि की रचना की जाए, तो उन लोगों ने उनके सामने ये समस्या आई कि देव दानव को तो कुछ चाहिए नहीं, वो सारी चीज़ें अपने लिए बना लेते हैं। उन्हें अनाज नहीं चाहिए, उन्हें कोई घर नहीं चाहिए, लेकिन जब वो प्राणी बनाएंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो उन चीज़ों के लिए समुद्र का मंथन किया गया और वहीं से जो जो चीज़ें निकली, चाहे दवा हो, चाहे पर्वत हो, चाहे नदियाँ हो, सारा कुछ वहीं से निकला। तो मुझे लगा कि जहाँ से सृष्टि ही निकली है, हम सब की उत्पत्ति वहीं से हुई, तो मुझे ऐसा लगता है समुद्र से ही होकर हम सब आए। और आज भी धरती पर जो चाहे मौसम हो, चाहे कोई सामान हो, वो सब बरसात हो, सब समुद्र पर आधारित है। तो मुझे लगा कि इन्हें मान देते हुए इनकी गोद में क्यों ना विमोचन किया जाए। तो इस तरह से एक विमोचन हमने समुद्र की लहरों के बीच में किया था। क्षितिज जी, लेखन के लिए क्या कोई विशिष्ट शैली आप अपनाते हैं? किसी विशिष्ट शैली के पूजक के रूप में आप हैं? नहीं, मैं इस बारे में तो मैं हर किताब में ये लिखता हूँ मेरी भूमिका में कि मैं कोई लेखक कवि नहीं हूँ। सही बात तो ये है, आप इंटरव्यू ज़रूर ले रहे हैं, आपका शुक्रिया है। एक लेखक कवि के नाते मैं आपको कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं हूँ नहीं, मैं जानता हूँ। मैं जो दिमाग में कोई विचार आ जाते हैं, और विचार मेरे अपने नहीं हैं, विचार देश समाज द्वारा प्रेरित होते हैं, परिवार के मेरे जो संस्कार हैं उससे प्रेरित हैं, माता पिता से प्रेरित हैं। तो जो चीज़ मेरी है ही नहीं, किसी और ने विचार दिया और मैंने उसे लिख दिया। तो मैं इस तरह से इसको समझता हूँ कि जैसे कोई लेखक है, कुछ लिख रहा है और वो एक कलम यूज़ करता है, या आजकल आप लोग कीपैड यूज़ करते हैं, तो कीपैड वाला रोल मेरा है कि मुझे कोई विचार दे रहा है, मैं कलम वाला काम कर रहा हूँ, मुझसे लिखा जा रहा है, लिखवा कोई और
रहा है। तो इसलिए मैं इस बारे में ये नहीं कह सकता कि मैं क्या लिखता हूँ क्या नहीं। लोग पसंद करते हैं, ये उनकी कृपा है कि वो पसंद करते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं। और कुछ लोग तो इतना भी पसंद करते हैं कि जब किसी डिप्रेशन में होते हैं, खास करके कई मेरे मित्र हैं, जानने वाले हैं, जो कहते हैं कि हम जब कभी डिप्रेशन में होते हैं, समस्या में होते हैं, तब आपके लेख हमें बहुत काम आते हैं और हम पढ़ते हैं तब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कवि हो गए, लेखक हो गए, इनकी बातों की गहराइयों को समझना इन्हीं के स्तर के लोगों के बस की बात होती है। और किस तरह की सोच रखते हैं, जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस तरह की सोच रखने वाले लेखक कवि होते हैं। ये इनका बड़प्पन है कि ये अपने को न लेखक मानते हैं न कवि मानते हैं। अब हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत जीवन के बारे में उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले से और मुंबई में आके अपने आप को स्थापित करना, ये काफ़ी बड़ी और लोगों को प्रेरणा देने वाली चीज़ है। तो हम क्षितिज जी से जानेंगे कि व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, पढ़ाई लिखाई के टाइम में कैसा रहा, फिर वहाँ से मुंबई, अमेठी से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। व्यक्तिगत जीवन कुछ इस तरह है कि पिताजी मेरे मुंबई में ही रहते थे और मेरी शिक्षा दीक्षा भी प्राइमरी की ज़्यादातर मुंबई भांडुप में हुई है। कुछ साल मैंने पढ़ाई की है उत्तर प्रदेश में। हाँ, 10th के बाद ज़्यादा पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद फिर से मुंबई में हमने MA भी किया, BEd भी किया, KC कॉलेज से PhD भी की। तो ये मुंबा देवी की बहुत बड़ी कृपा है कि वहाँ से जब 95 में दूसरी बार आए तो ये सोच कर नहीं आए थे कि फिर से यहाँ पढ़ाई करूँगा। यही उद्देश्य था कि रोजी रोटी कमाएंगे, परिवार चलाएंगे। तो ये मुंबा देवी की कृपा और यहाँ की माटी की कृपा है, यहाँ के लोगों की कृपा है कि उन्होंने मुझे धन दौलत उतना दिया जितनी हमारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ही है। तो धन को मैं इतना ही महत्व भी देता हूँ कि जो हमारी ज़रूरतें हैं सामान्य पूरी हो जाएं, तो उसे मैं समझता हूँ वो संपन्न व्यक्ति है। तो ईश्वर कृपा से उस तरह से मैं संपन्न हूँ। तो धन के साथ साथ में फिर से मेरी 7 साल के बाद पढ़ाई शुरू हुई और फिर से मैंने यहाँ MA किया, BEd किया और KC कॉलेज से PhD की। और हमारे जो आदरणीय गुरु जी हैं डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, उनके निर्देशन में मैंने PhD की। और मित्रों ने बार बार प्रेरित किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 10th में पढ़ता था भांडुप में ही, तो सबसे पहला लेख मेरा जो जीवन में कहीं छपा है पत्रिका में स्कूल के, वहीं छपा था। और मुझे याद है उसका शीर्षक था मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। ये पहले लेख जो मेरा लेख था उसका शीर्षक था। और उसमें मैंने किसी की मदद की थी, एक प्रतापगढ़ के गुरुजी थे, उनसे मैंने मदद ली थी उसमें लिखने में। तो इस तरह से लेखन का कार्य अगर पूछेंगे तो जब से 10वीं में पढ़ रहा हूँ तब से कर रहा हूँ। लेकिन विधिवत रूप से 1999 से लगभग 24 साल तो हो गए कि कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। और किताब के रूप में 2007 से। तो ये रुचि कैसे आई, किसी को देख के, किसी को पढ़कर कैसे ये प्रेरणा मिली कि अपने को लेखन के क्षेत्र में आना है? प्रेरणा के लिए मैं कह सकता हूँ कि कबीरदास, विवेकानंद और कुछ हद तक रजनीश ओशो भी मुझे प्रेरित करते हैं। शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो मुझे हर व्यक्ति प्रेरित करता है। आप भी इस समय मेरे सामने बैठे हैं, आप यहाँ से जाएंगे लेकिन मैं आपसे कुछ ना कुछ ले लूँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने कैमरामैन हैं शुक्ला जी, इनसे भी मैं कुछ ना कुछ ले लूँगा। तो सभी लोग प्रेरित करते हैं। अब कोई व्यक्ति एक ही करता है, वस्तुएं प्रेरित अब तो करती हैं। अब तो ऐसी स्थिति है कि मैं वस्तुओं से भी प्रेरित होता रहता हूँ। प्राणियों की तो बात छोड़िए, उसमें पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेरित करते हैं। स्कूल में जो लगे पौधे हैं या जो सामने ये पौधा है, ये भी मुझे प्रेरित करता है और इससे भी कुछ सीखता रहता हूँ। जी, अभी किस विषय पे, क्या चीज़ के ऊपर लेखन कार्य जारी है? इस समय मेरी कई किताबें प्रिंटिंग में हैं। RK प्रकाशन मुंबई का है, जिसके कर्ता धर्ता राम कुमार जी हैं, भाई राम कुमार जी। ज़्यादातर मेरी किताबों का प्रकाशन उन्होंने किया है। तो मेरी एक अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं, ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनके साहित्य पर मेरी 2 किताबें आ रही हैं, एक उनके उपन्यासों पर, एक कहानियों पर, वो जल्द आने वाली हैं। और एक मेरी लघु कथाओं की किताब है, उसका शीर्षक है माई सेल्फ गोबर प्रसाद। उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो एक वो आ रही है और एक किताब और आ रही है जिसमें मेरे संस्मरण हैं, गांव के संस्मरण हैं, यहाँ के हैं, अपना अपना क्षितिज शीर्षक से। और आपको बताने में मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि चूँकि महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं,
तो मेरी एक किताब मराठी में भी आ रही है। यही जो किताब जिसको पुरस्कार मिला है जीवन संघर्ष, इसका अनुवाद मराठी में हो चुका है। तो बहुत जल्द ही ये किताब भी तरी ही पुनः जगावे, इस शीर्षक से ये पुस्तक आप सबको फिर से मिलेगी। तो मुझे और खुशी होगी कि जहाँ जिस भाषा में रहता हूँ, जिस माटी में रहता हूँ, उस भाषा में मेरी बात लोगों तक जाएगी और उन लोगों तक भी जाएगी जो अच्छे से हिंदी नहीं समझ सकते। तो इसलिए वो मराठी में किताब आ रही है, तरी ही पुनः जगावे। सर, अभी आपने बोला माई सेल्फ गोबर प्रसाद, तो ये गोबर प्रसाद का क्या मतलब हुआ और इस तरह का टाइटल रखने का क्या उद्देश्य? गोबर, देखिए ऐसे कहने में गोबर से मतलब होता है कि जानवर का जो मलमूत्र है उससे हम गोबर समझते हैं, विष्ठा। लेकिन गोबर की खासियत है कि वो किसान बताएंगे ज़्यादा हमसे, आपसे, हम लोग किसान परिवार से जुड़े हैं। गोबर ऊर्जा का स्रोत है। जहाँ गोबर डाल दिया जाता है, और पहले के ज़माने में गोबर से जो खेती होती थी उससे जो हम अनाज खाते थे, जिसको आज ऑर्गेनिक कहते हैं, और वो आज के अनाज से 4 से 5 गुना ज़्यादा महंगा बिक रहा है। तो गोबर जिससे वेस्टेज समझा जाता है, बकवास समझा जाता है, किसी काम का नहीं है, उसमें भी ऊर्जा है। तो मैंने उस प्रतीक को लिया है कि सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप व्यर्थ कहें, बकवास कहें। तो इसलिए मैंने उसका जो शीर्षक रखा है माई सेल्फ गोबर प्रसाद। तो वो गोबर के माध्यम से वो अपनी बातें मैं उसमें कुछ कहने की कोशिश करूँगा। जी, आपको बता दें कि रमाकांत तिवारी क्षितिज जी एक लेखक ही नहीं हैं, बल्कि एक सम्मानित स्कूल होली होराइज़न नाम का एक स्कूल भी चलाते हैं, जहाँ पे वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। हम क्षितिज जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक लेखक बहुत ही गहराई में सोचता है और बच्चों के प्रति भी उनकी गहराई जो है वो परिलक्षित होनी चाहिए। तो क्या कुछ नया है क्षितिज जी ऐसा जो बच्चों के अंदर आप डाल रहे हैं आपके? यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि अब चूँकि ग्रामर में ऐसे कोई शब्द नहीं कि मैं कहूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कहने में मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन जबकि मैं जानता हूँ ईश्वर ही करता है। लेकिन अब चूँकि व्याकरण में शब्द नहीं, तो जब भी मैं कहूँ तो आप यही समझिए कि मैं ईश्वर की ही बात कर रहा हूँ। तो ये पिताजी का संस्कार है, श्री भगवान तिवारी जी, माता भानुमती तिवारी जी का, कि उनके नाम पर हमने एक ट्रस्ट बनाया है और उसी के द्वारा ये स्कूल संचालित होता है। जैसे लोग स्कूल चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि हम अच्छा इंसान बनाएं, हम अच्छा इंसान बना सकें। तो इस दिशा में अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति की संवेदना जिंदा रहे, उसका जो हृदय की कोमलता बनी रहे। तो स्कूल में ऐसे बहुत सारे आयोजन करते हैं जिससे बच्चों में अपने माता पिता के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपनी भाषा के प्रति उनको मान बना रहे। इसके संदर्भ में हम क्या करते हैं, पिछले जब से विद्यालय शुरू हुआ है, हम हर साल माता पिता का पूजन दिवस मनाते हैं और उस दिन बच्चे अपने माता पिता का पूजन करते हैं। पूजन से मेरा अभिप्राय ये नहीं कि माता पिता को देवता बना देना, वो देवता बन भी नहीं सकते। देवता देवता है, मनुष्य मनुष्य है। लेकिन अगर ये भाव वो रखेंगे कि माता पिता देवता जैसे हैं, तो कम से कम इंसान जैसा व्यवहार तो उसके साथ करेंगे। इसी तरह स्कूल में जब से विद्यालय शुरू है 24 कार्यक्रम अभी तक हम कर चुके हैं। दादा दादी सम्मान समारोह, उसमें हम स्कूल में दादा दादी को बुलाते हैं और उनको 4-5 घंटे का कार्यक्रम होता है। उनको खेल खिलाते हैं, उनकी अंताक्षरी कराते हैं और बहुत सारे फ़नी गेम कराते हैं कि 4-5 घंटे कम से कम वो प्रसन्न रहें, उन्हें कुछ उपहार देने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे भी यही उद्देश्य होता है कि जब हम बच्चों से कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, तो सिर्फ कहें ना, करके दिखाएं। तो जब कर दिखाते हैं तो उसका असर उनके परिवार पर पड़ता है कि आज दादाजी स्कूल गए, क्यों गए, आज उनका सम्मान है। तो कम से कम इस घर में भी वैसा वातावरण बनेगा। इसके साथ साथ हम एक कार्यक्रम और करते हैं स्कूल में। कार्यक्रम तो बहुत करते हैं, सबका शायद उल्लेख मैं न कर पाऊँ, नशा मुक्ति का। तो उसमें हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो ये है कि हम छोटे बच्चों को शपथ दिलाते हैं कि हम जीवन में नशा नहीं करेंगे, और उसके पहले हम थोड़ा सा उसको धार्मिक वातावरण बनाते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ का हवन कुंड जो होता है उसको ऊपर हाथ रखवा कर कराते हैं ताकि इनके ऊपर दबाव बना रहे कि जीवन में नशा से बचें। दूसरा, उसके लिए एक प्रयोग और हमने किया है, यहाँ भी करता हूँ, गाँव में भी, कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर अपने घर में किसी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का तंबाकू का नशा छुड़ाते हैं, बीड़ी का, तो 1000 रुपया हम उनको पुरस्कार देते हैं। 3 महीने बाद शराब का अगर छुड़ाएंगे तो 5000 रुपया देते हैं।
अभी तक फ़िलहाल शराब के लिए कोई पुरस्कार नहीं ले गया, लेकिन बीड़ी तंबाकू कई बच्चों ने छुड़ाया है। और ये कार्यक्रम हम यूपी अमेठी में भी करते हैं और वहाँ भी कुछ बच्चों ने इनाम लिया है। इस तरह से एक कार्यक्रम करते हैं। और एक और अच्छा आयोजन होता है विद्यालय में, सामूहिक दीपोत्सव। ये भी 2004 से हो रहा है, जबकि भी पिछले कुछ सालों से ही दीपोत्सव ज़्यादा चर्चा में आया है देश में, लेकिन अपने विद्यालय में 2004 से दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होता है। सारे बच्चे, सारे उनके माता पिता, उनके दादा दादी, हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग दीपोत्सव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे प्रयास करते हैं कि बच्चों के अंदर इंसानियत जिंदा रहे, अपने माता पिता के प्रति उनकी संवेदना जिंदा रहे, और उनके माता पिता भी अपने बच्चों को मशीन ना बनाकर, मशीन ना बनते देखकर एक अच्छा इंसान बनते देखे। तो ये होली होराइजन स्कूल की कोशिश ही है। और हमारी 3 जो सुबह बच्चे प्रार्थना करते हैं, अब आपको बताने में अच्छा लगेगा मुझे कि हम अपने विद्यालयों में मौन प्रार्थना कराते हैं। अक्सर लोगों को लगता है प्रार्थना यानी शब्दों की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा ईश्वर की कृपा है तो समझ में आया है कि मौन में जो प्रार्थना है वो शब्दों में भी नहीं है। तो हम विद्यालय में हर दिन 2 मिनट की बच्चों से मौन प्रार्थना कराते हैं। और 3 वाक्य हमारे स्कूल के हैं। पहला वाक्य है सबका सबसे रिश्ता है। उसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सृष्टि ईश्वर की बनाई है तो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो सबका सबसे रिश्ता है। दूसरा हमारा वाक्य है आओ मिलकर चलें। उसको इसलिए मैं ये बच्चों को प्रार्थना में ये सुबह कहा जाता है, उनसे सभी बच्चे कहते हैं। बहुत सारे लोग आज साइंस के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में एकांकी हो गए, अकेले रहते हैं और रहते अकेले स्वयं हैं, लेकिन शिकायत करते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता। तो इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि सबसे कहो आओ मिल के चलें। और तीसरा एक वाक्य हमारा है बुलाते रहेंगे हमेशा तुम्हें। वो वाक्य इस तरह से है कि कहने में तो साधारण लगता है कि आपको हम फिर से बुला लें। सच्चाई ये कि परमात्मा प्रकृति हमसे कह रहा है कि हम फिर से तुम्हें बुलाएंगे। जैसे भी 2 साल पहले कोरोना आया था, लगा दुनिया समाप्त हो जाएगी, वैक्सीन आई ठीक है, लेकिन ये जो वैक्सीन भी आई है ये भी परमात्मा की कृपा से आई है। किसी साइंटिस्ट के दिमाग में वो बात आई, वो सोच आई, तो उसी से वैक्सीन बनी। तो हमें बचाने वाले भी वही हैं। तो इस तरह से वो हमसे कह रहे हैं कि हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे। जैसे हम कहीं सड़क पर चल रहे होते हैं, आप भी चलते हैं, पीछे से अचानक कोई गाड़ी आती है और हमारे पीछे आँख नहीं है, लेकिन हमें आभास होता है पीछे कुछ होने वाला है और हम सतर्क हो जाते हैं। यही है वो हमें जो बुला रहा है कि बुलाते रहेंगे हमेशा तुम्हें। तो ये 3 वाक्य हम बच्चों से कराते हैं कि ईश्वर उनके साथ है, उसके साथ वो जुड़े रहें। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को एक जो सही मानव होता है उस तरह के मानव बनाने का व्यक्तिगत विकास के लिए कितनी गहराई के साथ एक सोच रखते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि अभी आपने भाषा का उल्लेख किया, तो अपनी भाषा में बोलने का, अपनी भाषा में बातचीत करने का ये क्या महत्व है? और आजकल भोजपुरी भाषा और अवधी भाषा, इसमें लोग ज़्यादा भिन्नता नहीं कर पाते हैं और सब भोजपुरी ही बोलते हैं। तो अवधी और भोजपुरी में क्या अंतर है? जहाँ तक मेरी जानकारी, भोजपुरी तो 4-6 ज़िले में बोली जाने वाली भाषा है। पूरे बिहार में भी भोजपुरी नहीं बोली जाती है, कई भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। जहाँ से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अमेठी से हूँ, सुल्तानपुर से, तो अवध है जहाँ प्रभु राम जी का जन्म हुआ है जिस क्षेत्र में, और उसमें बहुत बड़ी एक रचना है रामचरितमानस, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और शायद सबसे ज़्यादा PhD साहित्य पे अगर कहीं किया गया है तो रामचरितमानस पर है, शोध किया गया है। अवधी को मैं इस तरह से लेता हूँ, अवधी नहीं, जिसकी भी जो मातृभाषा है। जैसे मुझे भी नहीं पता था, मुझसे कोई पूछता था आपकी मातृभाषा, तो मैं हिंदी बताता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब मैं अवधी कहता हूँ, इसलिए कि मेरी माँ आज भी मुझसे अवधी में बात करती है। मेरे उनके बीच जो संवाद होता है वो अवधी में होता है। तो वो अवधी बोलती, हिंदी बोलती नहीं, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। ऑफिशियल ठीक है, सरकारी सिस्टम है, उसमें मैं हिंदी लिख दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मातृभाषा अवधी है। और अवधी को मैं इसलिए महत्व देता हूँ कि जैसे कोई पेड़ है, कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी टहनियाँ दूर दूर तक चली जाएं, उसमें अच्छे फल लगे, वो फल अमेरिका चले जाएं, विदेश में बिकें, लेकिन जड़ें तो उसकी नीचे ही कहीं होंगी ना, जहाँ से वो ऊर्जा ले रहा है। तो जो हमारी मातृभाषा है हमारी जड़ों की तरह है, उस जड़ों से हम अलग भी नहीं हो सकते। और जड़ों से अलग होने का मतलब है हम कलमी हो जाएंगे। और कलमी और जो नेचुरल जो जड़ है उसमें एक फ़र्क होता है। आप चूँकि उस क्षेत्र से हैं, किसान परिवार से आप भी होंगे, जो कलमी पेड़ होते हैं वो फिर से नया पेड़ को जन्म नहीं दे सकते। अच्छे फल लगते हैं उसमें,
लेकिन जो बीजू पेड़ है उसके में जब नया फल आता है तो उसके बीज से नया पेड़ बनता है, लेकिन जो कलमी है उससे नया पेड़ नहीं बनता। तो अवधी हो या मराठी हो, जिसकी जो मातृभाषा है वो उसकी जड़ है, वो नई चीज़ों को जन्म देगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो अपनी भाषा में हम कोई चीज़ आपको प्रकट कर देंगे, जैसे मेरी माँ जो चीज़ें अपनी भाषा में मुझसे कह सकती है वो हिंदी में नहीं कह सकती। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, समय थोड़ा लगेगा लेकिन उदाहरण देना चाहूँगा, अभी याद आ गया। अभी कुछ साल पहले मैं कह रहा हूँ, तो जब भी मैं कहूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं ये हमेशा ध्यान रखें कि मैं ईश्वर की ही बात कर रहा हूँ। माता पिताजी का विवाह हुआ, ऐसे ही पिताजी बहुत बीमार थे, तो मन में आया ऐसे कुछ करें कि पिताजी थोड़ा ठीक ठाक लगे इन्हें। तो हमने माता पिताजी का पुनर्विवाह कराया, सारी रीति रिवाज परंपराएं। तो एक दिन हल्दी का कार्यक्रम था और शाम को 10 साढ़े 10 बजे, ठंडी का महीना था। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद माता जी के पास मैं गया और मैंने कहा कि अवधी में उनसे कहा कि कोनो तकलीफ तो ना, सब ठीक बा। तो थोड़ी देर वो शांत रही, फिर उन्होंने अवधी में एक बात कही। उन्होंने कहा, जौने साल तू पेटे में रहा वह साल हमें बहुत तकलीफ रही, लेकिन आज हमारे सब कर्जा से तू मुक्त हो गया। उनका ये जो कहना था ये अवधि में ही वो कह सकती थी, और ये जो समझ मुझे आई ये अवधि में ही आ सकती थी। और जब उन्होंने ये कहा तो मैं 5-10 मिनट एकदम शॉक्ड रह गया, कुछ कोई शब्द नहीं, सारे रोए खड़े हो गए और आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ से चला गया। तो एक माँ अपनी संवेदना जो थी और जो उन्होंने कहा वो मेरे लिए, जैसे भी आपने कहा अभी, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है बहुत बड़ा पुरस्कार है, लेकिन उस दिन जो मेरी माँ ने कहा कि तो आप मेरे कर्ज से मुक्त हो गए, उससे बड़ा पुरस्कार संसार में मुझे कोई नहीं दे सकता। और ये मैं जानता हूँ कि मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ, माता के कर्ज से संसार में कोई नहीं मुक्त हो सकता, लेकिन उनका वो जो भाव था अभी तक का या जीवन पर्यंत, जब भी मेरा जीवन, मुझे लगता है उससे बड़ा पुरस्कार, आपने कुछ देर पहले पूछा भी कि और भी कोई पुरस्कार, तो उससे बड़ा पुरस्कार अब मिल नहीं सकता, मैं जानता हूँ। और पहला पुरस्कार उसे कहें, आखिरी कहें, जो भी कहें, ये अवधि में ही संभव था। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए उसकी जो माँ भाषा बोलती है उस भाषा को कभी न छोड़े वो। हाँ, अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ बहुत भाषा के लोग हैं, हर कोई अपनी माँ की भाषा का ख्याल रखें। जी सर, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ आपके टेबल पे, राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं। मैं चाहूँगा हमारे मित्र ये दिखाएं, राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं, और उसके बगल में ही लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत चर्चा बिल्कुल नहीं। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ऐसे है मिश्रा जी कि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, राजनीति से ही देश समाज संचालित होता है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, राजनीति हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मैं एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करूँ, कोई डॉक्टर है तो अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करूँ, कोई खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी बने। राजनीति एक ऐसी जगह कि यहाँ हर व्यक्ति जाकर कुछ ना कुछ करना चाहता है, खिचड़ी बना दिया है इसे। मैं स्वयं को उसके लायक बिल्कुल नहीं पाता, बिल्कुल, मतलब किसी परसेंट में मैं 0 भी नहीं कह सकता। तो और इसका एक अनुभव आपसे बताना चाहूँगा कि अभी पिछले साल हमने बच्चों में राजनीति को लेकर जागरूकता के लिए, चुनाव को लेकर खास करके जागरूकता एक कार्यक्रम हमने किया और बच्चों के चुनाव कराए, और चुनाव में शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री ऐसे पद हमने दिए। और जब चुनाव शुरू हुआ तो शुरुआत में बच्चे क्लास के लिए वोट मांग रहे थे अपने अपने। चुनाव जब 4-5 दिन रह गया नहीं तो फिर अपने लिए मांगने लगे। नहीं, पहले सबसे पहले तो वो अपने 2-3 क्लास के लिए वोट मांग रहे थे, जो दूसरे क्लास में बच्चा था उसके लिए भी वोट मांग रहे थे। जब 2-3 दिन रह गया तो अपने क्लास के लिए मांगने लगे। और एक दिन मैंने उनको रैली का मौका दिया कि स्कूल में रैली कर सकते हैं। तो रैली में हालत ये हुई कि 10-15 मिनट में एकदम मारपीट होने की संभावना बन गई। मतलब असली राजनीति एकदम, ये बच्चों में मैंने देखा उसका असर। मैं राजनीति को बुरा कह ही नहीं सकता, उसी से संसार चल रहा है, मुझे अधिकार भी नहीं है, लेकिन उसका जो मैंने एक प्रयोग किया था वो बता रहा हूँ कि जब राजनीति की बात आई तो बच्चे आपस में लड़ने को तैयार हो गए और हमने वो रैली का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, चुनाव किसी तरह हो गया। तो ये मुझे जो बच्चों के थ्रू अनुभव मिला है कि ये बांटने का काम करती है ज़्यादा, जोड़ने से ज़्यादा। और चूँकि विद्यालय है, यहाँ सिर्फ जोड़ने का काम है। कोई पेरेंट्स आते हैं, कभी कभी किसी से व्यक्तिगत संबंध भी हैं तो वो राजनीति की चर्चा करते हैं, और उनसे ज़्यादा मैं अपने ऊपर भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं इस पचड़े में ना पड़ूँ।
ये मेरे लिए ठीक नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है, पवित्र जगह है राजनीति, उसी से देश समाज पूरी दुनिया चल रही, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। तो मैं जिस लायक नहीं हूँ वहाँ अनाधिकृत रूप से जाकर कुछ ना करूँ। और विद्यालय में भी जो आए वो भी यहाँ शिक्षा की बात करे, उसके बच्चे की बात करे और अपनी बात करे, इससे बच्चे रहे। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि राजनीति की चर्चा बिल्कुल नहीं। और वो उससे ज़्यादा मैंने अपने लिए लिखा है कि मैं गलती से किसी से इस विषय पर ज़्यादा चर्चा ना करूँ। जी। एक और चीज़ एकदम संक्षेप में आपसे पूछना चाहूँगा, नए लेखक हैं, नए लेखक जो आने वाले लेखक हैं, आप जैसे लोगों से उनको काफ़ी प्रेरणा मिलती है, तो क्या उनकी अहर्ताएँ होनी चाहिए, क्या उनको मुख्य रूप से अपनाना चाहिए? एक मिनट भैया जी। देखिए, ऐसा है कि शुरुआत में मैंने कहा कि मैं स्वयं लेखक कभी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। अभी भी मैं जब हिंदी लिखता हूँ तो उसमें मात्रा वगैरह की गलतियाँ होती हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कि लेखक कवि को क्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको दुनिया में जो भी होना है, आप प्रेमपूर्ण बनिए, अपनी माँ को प्यार करिए, छोटे हैं तो बहनों को प्यार करिए, भाइयों को करिए, पत्नी को करिए, प्रेमिका से करिए, किसी से भी प्रेम करिए। जब आप प्रेम पूर्ण रहेंगे तो कोई भी रचना कर सकते हैं। रचना के लिए एक ही चीज़ मुझे लगता है ज़रूरी है कि आप प्रेम पूर्ण रहें। ईर्ष्या में, द्वेष में आप विध्वंस करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, आप रचना नहीं कर सकते। जो बना है उसे तोड़ेंगे। तो लेखक कभी क्या करना चाहिए, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ कि मैं कहूँ ना, मैं जानता हूँ। जानता तो मैं पहले खुद ही करता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ भी रचना करना है, सबसे बड़ी रचना करने वाली सृष्टि में माँ है। वो कुछ नहीं करती, कोई विधि नहीं अपनाती, सिर्फ प्रेम करती है। तो किसी भी रचना के लिए मुझे लगता है मूलभूत जो चीज़ है वो प्रेम है। और उसके लिए भी कुछ करना नहीं, प्रेम स्वभावता ईश्वर आपको दिया है, उसे मरने नहीं देना है। उस प्रेम को मरने नहीं देना है। हम सब प्रेम लेकर ही पैदा हुए हैं, हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है। अपने व्यक्तिगत इच्छाओं, सामाजिक परिस्थितियों से उसको हम मार देते हैं, उसे मरने से बचाना है। प्रेम लाना भी नहीं है, वो भीतर बहुत है, सागर की तरह, उसे सूखने नहीं देना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेखक कवि बनने के लिए क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, होगा तो मैं खुद ही करूँगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि प्रेम पूर्ण बने रहें तो कोई भी रचना हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज जी, आपका हमारे साथ ऐसे विद्वजनों के साथ में हमको भी इंटरव्यू करना बहुत अच्छा होता है। और हमारी टीम भी आप जैसे लोगों के साथ में मिलके काफ़ी कुछ सीखती है। हम चाहेंगे कि आपके आने वाले लेखन, आपके जो लेखन आने वाले हैं वो और अच्छे पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।